हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। हमने देखे थे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन और ये देखा था कि कौन से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र माना जाता है और उन पे टैक्स लगता है अंडर कैपिटल गेन्स हेड, और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं कंसीडर करा जाता और इनसे जो भी मनी जनरेट हो रही है या नहीं भी हो रही है तो उन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमें यहाँ पे एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, उन पे जो भी हमें एग्जेम्पशन मिल रही है उनके लिए कौन सी ऐसी वायलेशन है या कौन सी ऐसी कंडीशन है कि वो एग्जेम्पशन हमसे वापस ले ली जाती है और उन जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन पे फिर टैक्स लगाया जाता है। तो अभी तक तो हमने देखा कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच ट्रांसफ़र टैक्स फ्री होता है, लेकिन सरकार कहती है कि भाई हमें बेवकूफ़ मत समझो। अगर आपने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ट्रांसफ़र किया है तो सेक्शन 47A एक्शन में आ जाता है। सेक्शन 47A क्या कहता है? विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। अगर आपने सेक्शन 47 सब सेक्शन 4 एंड 5 यानी कि सब सेक्शन 4 एंड 5 ये वाले होल्डिंग टू सब्सिडरी एंड सब्सिडरी टू होल्डिंग, मतलब पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को ऐसे ट्रांसफ़र कर रही है या सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को ऐसे ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते थे और उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर मतलब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 8 ईयर की लॉक इन पीरियड फॉलो करनी होगी। अगर 8 साल के अंदर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे मतलब कि रिलेशन चेंज हो रहा है या सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये इन्होंने ना 2 वायलेशंस दी हैं कि अगर भाई आप ये काम करोगे तब हम आपसे एग्जेम्पशन वापस ले लेंगे और जब आप ये वायलेशन करोगे तो उस साल में टैक्स लगेगा। ऑल राइट। तो पहली वायलेशन है हमारे पास कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जिस कंपनी को एसेट मिला यानी कि ट्रांसफरी, अगर उसने उस एसेट को अपने बिजनेस का माल यानी कि स्टॉक बना लिया तो वो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि स्टॉक बेचने पर बिजनेस इनकम होती है और सरकार नहीं चाहती कि आप कैपिटल एसेट को बिजनेस स्टॉक बनाकर कैपिटल गेन्स के टैक्स से बचें। इसलिए 8 साल तक आप जो भी ट्रांजैक्शन आपने करा था अंडर सेक्शन दीज, इन सेक्शंस के अंडर जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया उसको 8 ईयर तक आप जो है स्टॉक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने उसको स्टॉक में ट्रांसफ़र करा तो जो भी आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन किया था उसकी वायलेशन मानी जाएगी और फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर कैपिटल गेन हेड। दूसरी वायलेशन है हमारे पास ब्रेकिंग द 100% रिलेशनशिप। मतलब अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर्स बेच दिए और अब वो 100% ऑनर नहीं रही तो इसमें देखो क्या है कि लॉ चाहता है कि ये बेनिफिट सिर्फ एक ही परिवार यानी कि 100% ऑनरशिप के बीच रहे। अगर ऑनरशिप चेंज हुई तो रिलेशनशिप ख़त्म और टैक्स शुरू। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो प्रॉफिट पहले एग्जेम्प्ट था वो अब कैपिटल गेन में माना जाएगा। तो ठीक है, तो टैक्स कब भरना होगा? अब इसके लिए भी प्रोविजन है कि टैक्स कब भरना होगा। तो उस साल मतलब प्रीवियस ईयर में जब ये वायलेशन ब्रेकअप या कन्वर्जन हुआ है, पुराने साल के रिटर्न फाइल करने की ज़रूरी नहीं है, करंट ईयर में ही टैक्स लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन सेक्शंस के अंडर ट्रांसफ़र करा इन द ईयर 2022 में आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, ट्रांसफ़र करी, ठीक है, वो आपको एग्जेम्प्टेड थी। लेकिन अब आपने आपको 8 साल तक वही चीज़ मेंटेन रखनी थी लेकिन आपने नहीं किया, आपने कोई ना कोई वायलेशन कर दी 24 में। मान लीजिए 24 में वायलेशन करी है तो 24 क्या है, 24 को हम प्रीवियस ईयर मानेंगे और 25 में आपको उस वायलेशन की वजह से जो आपको एग्जेम्पशन मिली थी वो वापस ले ली जाएगी और उस ट्रांजैक्शन फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर कैपिटल गेन हेड में। ऑल राइट। दूसरी कंडीशन है हमारे पास एडवांस मनी रिसीव्ड विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 51। तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं
तो बायर से एडवांस या टोकन मनी लेते हैं। तो अगर बाद में बायर मना कर दे और डील टूट जाए तो सेलर वो पैसे जब्त यानी कि फॉरफिट कर लेता है। तो इस फॉरफिटेड मनी का क्या होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए हमें कहा गया है कि ये ना ओल्ड रूल है यहाँ पे। तो क्या कहा गया कि अगर डील फेल हुई है और आपने पैसे रख लिए तो वो पैसे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 50 लाख में घर लिया था और एक बायर से 2 लाख एडवांस लिया, फिर डील टूट गई, अब आपका कॉस्ट जो है वो 48 लाख माना जाएगा, क्योंकि 50 - 2 48। जब आप फ्यूचर में किसी और को घर बेचेंगे तो प्रॉफिट 48 लाख के हिसाब से निकाला जाएगा। जो भी फॉरफिटेड मनी यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो उसको पहले ही डिडक्ट कर दिया जाएगा, और इन फ्यूचर जब आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा सेल करेंगे तो जो प्रॉपर्टी इस ट्रीटमेंट के बाद आई है उसी को कंसीडर करा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि फाइनेंस एक्ट 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अगर एडवांस जो है वो 1 अप्रैल 2014 के बाद फॉरफिट हुआ है तो उसे कॉस्ट से माइनस नहीं करते, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 9 में उसी साल टैक्स कर दिया जाता है। तो ये प्रोविज़न थोड़ा पहले का है, लेकिन इसके बाद बदलाव हो गया है, लेकिन हमारी बुक्स में है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये प्रोविजंस बनाए इसीलिए गए हैं कि भाई किसी पर्सन के पास कोई ऐसी इनकम ना रह जाए जो टैक्स ना हो जाए, कि कोई पैसा ऐसा कैपिटल गेन से इंक्रीज हो रहा हो और उस पर टैक्स ना लगे, तो ये काम ना हो। और दूसरा, यहाँ पे ये प्रोविज़न विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन का इसलिए बनाया गया है कि भाई लोग जो है ना इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जेम्पशंस दी गई है उनका मिसयूज़ ना करें, ठीक है। अगर इसीलिए यहाँ पे 8 ईयर का टाइम पीरियड रखा है कि भाई 8 साल तक आपको वो चीज़ मेंटेन करके रखनी होगी। अगर आपने फिर उसको वायलेशन करा तो हम आपसे एग्जेम्पशन वापस ले लेंगे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये स्लाइड इस चैप्टर का ना सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम सेक्शन 48 के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, मोड ऑफ कॉम्पिटिशन। तो सेक्शन 48 मोड ऑफ कॉम्पिटिशन ये कहता है कि जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं तो जो पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं होता, उसमें से कुछ खर्चे माइनस करने होते हैं। सेक्शन 48 हमें एक फॉर्मेट देता है जिसे हम कॉम्पिटिशन टेबल कहते हैं। तो इसका कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यानी कि FVC, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है वो टोटल अमाउंट जो आपको एसेट बेचने पर मिल रही है या मिलने वाली है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ फुल वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू नहीं है, ये वही अमाउंट है जो बायर और सेलर के बीच में डिसाइड हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन वैल्यू यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो सेक्शन 50C एक्शन में आ जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये कंसीडर करेंगे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें से ना 3 डिडक्शन मिलती हैं, 3 डिडक्शन को जो है माइनस करा जाता है। पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, वो सारे खर्चे जो बेचने के लिए ज़रूरी थे, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, रजिस्ट्री का खर्चा, लॉयर की फीस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस दाम पर आपने वो एसेट खरीदा था, अगर शॉर्ट टर्म है तो ओरिजिनल कॉस्ट और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट, उसको भी माइनस करा जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने एसेट में कोई एडिशन किए, जैसे घर पर एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया, तो उसका खर्चा इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स्ड कॉस्ट यूज़ होगी। इंडेक्स्ड कॉस्ट का जो सिनेरियो है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि पहले आएगा हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर उसमें से 3 डिडक्शंस, पहली एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओनली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र, दूसरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और तीसरी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन सबको डिडक्ट करने के बाद हमारा कॉम्पिटिशन हो जाएगा किसका, कैपिटल गेन्स का, विच इज़ ग्रॉस कैपिटल गेन। अब आते हैं हमारे पास कुछ क्रूशियल प्रोविजोज टू सेक्शन 48। तो सिर्फ फॉर्मूला ही काफ़ी नहीं है, सेक्शन 48 में कुछ प्रोविजोज यानी कि कंडीशंस हैं जो रूल बदल देते हैं। पहला प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन, द नॉन रेजिडेंट रूल।
अगर कोई नॉन रेजिडेंट यानी NRI किसी इंडियन कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर बेचता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है। तो हम पहले सब कुछ यानी कि कॉस्ट और सेल प्राइस उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं जो NRI ने खरीदने वक्त यूज़ की थी। उसके बाद गेन निकालने के बाद उसे वापस इंडियन मतलब INR में कन्वर्ट करा जाता है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्यों करते हैं भाई, इतना तामझाम क्यों? तो इसका लॉजिक ये है कि करेंसी फ्लक्चुएशन से बचाना। अगर डॉलर के मुकाबले रुपी गिर गया तो NRI को बिना वजह ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसलिए फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशन होती है। और यहाँ ये भी याद रखेंगे कि यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये है हमारा फर्स्ट प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न है हमारे पास इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये प्रोविज़न कहता है कि अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब इंडेक्सेशन का मतलब यहाँ है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी कॉस्ट को एडजस्ट करना, उसे हम इंडेक्सेशन कहते हैं। तो अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख में घर लिया तो आज इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्सेशन को भी हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर है तीसरा प्रोविज़न हमारे पास, नो इंडेक्सेशन फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। ये कहता है कि जनरल रूल है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर इंडेक्सेशन नहीं मिलती, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन दो चीज़ों पे मिलती है। पहला है कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड और दूसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो क्योंकि बॉन्ड्स पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है इसलिए गवर्नमेंट डबल बेनिफिट यानी कि इंडेक्स और इंटरेस्ट और इंडेक्सेशन नहीं देना चाहती। लेकिन SGBs जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए इन्हें एग्जेम्पशन में रखा गया है। इनको SGB को हमने पहले भी पढ़ा था कि इनको भाई एग्जेम्पशन में रखा गया है क्योंकि सरकार इन्हें प्रमोट करना चाहती है, इसलिए इन पर एग्जेम्पशन दी जाती है। ऑलराइट, फोर्थ प्रोविज़न है हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस STT। ये वो टैक्सेस हैं जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचते वक्त डिडक्ट होते हैं। तो लो बहुत क्लियर है भाई कि आप STT को एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र की तरह माइनस नहीं कर सकते। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्योंकि शेयर्स पर टैक्स रेट 10% और 15% पहले से ही बहुत कम है, इसलिए सरकार को एक्स्ट्रा डिडक्शंस नहीं देनी होती है। ऑलराइट, तो अभी हमने टैक्सेशन का फॉर्मूला देखा, लेकिन अब है हमारे पास सबसे बड़ा सवाल कि एसेट कितने में खरीदा यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कुछ केसेस में कॉस्ट निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए सेक्शन 55 हमें स्पेशल रूल देता है। देखिए, नॉर्मल एसेट में तो बिल देखकर कॉस्ट पता चल जाता है कि भाई क्या इस एसेट की कॉस्ट रही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम माइनस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। अगर तो कोई ऐसा एसेट है जिसका कोई बिल है या कोई भी पुराने मतलब कि रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ से तो हम निकाल सकते हैं कि उस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रही थी। लेकिन कई बार कुछ एसेट ऐसे नेचर के होते हैं जिनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 55 में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है सेल्फ जनरेटेड एसेट, जो दिया गया है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज A में। ये वो एसेट हैं जो मतलब आपने मेहनत और वक्त से बनाए हैं, जैसे बिजनेस की गुडविल, ब्रांड का नेम या टेनेंसी राइट। तो अगर तो ये खरीदे गए हैं, अगर तो परचेज करे गए हैं, तो अगर आपने किसी और का चलता हुआ बिजनेस खरीदा और गुडविल के लिए पैसे दिए तो कॉस्ट क्या होगी उसकी, प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर आपने वो खुद बनाए हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो निल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस भी है। तो मतलब पहले ना लोग कोर्ट जाते थे ये बोलकर कि गुडविल की तो कॉस्ट पता नहीं लग सकती, इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन CIT वर्सेस BC श्रीनिवास शेट्टी 1981 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया और कहा कि अगर कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेशन फेल हो जाए तो टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट को ना ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने लॉ अमेंड कर दिया और अब लॉ साफ कहता है कि कॉस्ट निल नहीं होगी। जब कॉस्ट ज़ीरो होगी तो पूरा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट बन जाएगा और सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा। तो ये केस लॉ है, इसको भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास बोनस शेयर्स विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA।
बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। तो देखो इसमें ना दो सिनेरियो, सिनेरियो 1 तो है भाई 1 अप्रैल 2001 का। तो अगर हाँ आफ्टर वाला लेते हैं पहले। सिनेरियो 1 है हमारे पास आफ्टर 1 अप्रैल 2001 का। चूंकि ये शेयर्स आपको फ्री में मिलते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो अगर हम लेते हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001 का, तो इसमें क्या है, अगर शेयर पुराने हैं तो आप उनकी फेयर मार्केट वैल्यू विच इज़ FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को कॉस्ट मान सकते हैं। तो याद रखेंगे, अगर तो बोनस शेयर आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाती है, लेकिन अगर पुराने हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करा जाता है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तीसरा है हमारे पास राइट शेयर्स, जो दिया गया है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में। मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि आप ना भाई कम दाम में शेयर्स खरीद लो, तो उसे हम इशू राइट मतलब राइट इशू कहते हैं। इसमें ना 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं, मतलब अगर आपने अपना राइट यूज़ किया और शेयर्स खरीद लिए तो कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट पेड टू द कंपनी, वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। दूसरा हो सकता है रिनाउंसर। मान लीजिए आप शेयर्स नहीं खरीदना चाहते पर आपने अपना ये राइट किसी और को बेच दिया, मतलब रिनाउंस कर दिया, रिनाउंसिएशन होगी। तो इस केस में कॉस्ट जो है वो नील होगी क्योंकि राइट आपको फ्री में मिला था। ठीक है, सिर्फ इस केस में जो है कॉस्ट नील मानी जाएगी। ओरिजिनल सब्सक्राइबर के केस में कॉस्ट क्या होगी, जो कंपनी को आप पैसे दे रहे हो। लेकिन अगर आप रिनाउंस कर रहे हो तो कॉस्ट क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक बात हम नोट करेंगे कि इससे होने वाला प्रॉफिट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है एज पर नवीन जिंदल वर्सेस CIT 2010 के केस में, क्योंकि राइट का जन्म यानी कि ऑफर डेट और बेचना यानी कि रनाउंस डेट के बीच गैप हमेशा 36 मंथ से कम ही होता है। ऑलराइट, उसके बाद है तीसरा टू द परचेजर ऑफ द राइट। अब क्या है कि जिसने आपसे राइट खरीदा और फिर कंपनी को पैसे दिए शेयर्स के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट पेड टू द रिनाउंसर प्लस अमाउंट पेड टू द कंपनी। अब ये बहुत ही सिंपल है। देखो परचेजर कौन है, जिसने उस बंदे का पहले राइट खरीदा फिर उस कंपनी से शेयर्स खरीदे। तो जब वो राइट खरीदेगा तो उसको भी पैसा देगा, तो वो पैसा प्लस जो कंपनी को पैसा दे रहा है शेयर्स खरीदने के लिए वो पैसा, दोनों को मिलाकर क्या निकलेगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर। अब ये सेक्शन ना एक बहुत बड़े लॉ ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है। मान लीजिए आपको किसी ने 1 करोड़ का घर गिफ्ट किया, आपने तो 0 खर्चा किया, आपका तो कोई पैसा ही नहीं लगा, तो क्या बेचते वक्त आपकी कॉस्ट 0 मानी जाएगी? नहीं। ये बात हमें क्लियर होती है सेक्शन 49 से। तो चलिए हम सेक्शन 49 देख लेते हैं, विच इज़ कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर। सेक्शन 49 हमें बताता है कि जब आप एसेट खरीदते नहीं हो बल्कि वो एसेट आपके पास किसी स्पेशल वजह से आ जाता है, जैसे कि इनहेरिटेंस से या गिफ्ट से एट्सेट्रा, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, डीम्ड कॉस्ट। जब आपने एसेट के लिए कुछ पे नहीं किया तो लॉ कहता है कि हम पीछे मुड़कर देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर प्लस कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट बाय प्रीवियस ऑनर या असेसी इज इक्वल टू डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर असेसी। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, हम पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का ही लेते हैं। अगर आपके फादर ने 10 साल पहले घर लिया था और आज आपको गिफ्ट किया तो आपके लिए वो पहले दिन से ही लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रिगरिंग सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं जो हमें दिए गए हैं सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 में। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई हैं जहाँ पे हम प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट चेक करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी सिचुएशंस, HUF पार्टीशन जब फैमिली एसेट मेंबर को बांटे जाते हैं, फिर गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस जब आपको वसीयत या गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है, फिर डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन जब कोई फर्म या कंपनी बंद होती है और एसेट पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, फिर ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 47 जैसे अमालगमेशन, डीमर्जर या होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी ट्रांसफ़र जो हमने पहले पढ़े थे पिछली वीडियो में।
अब स्पेशल रूल क्या है अंडर सेक्शन 49? तो कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए लॉ ने क्लियर कट रूल्स बनाए हैं। पहला तो है शेयर्स ऑफ अमेलगेमेटेड कंपनी, सेक्शन 49 सब सेक्शन 2। तो अगर तो कंपनी मर्ज हो गई है और आपको पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर्स मिले, तो आपकी कॉस्ट वही रहेगी जो पुराने शेयर्स की थी। अब ना इसको भाई सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपने किसी ए कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो ए कंपनी बाद में बी कंपनी में मर्ज हो गई, मतलब अमालगमेट हो गई, ठीक है। और ए कंपनी वालों ने क्या किया, आपने पैसे उनको पहले ही दे दिए थे, ठीक है, शेयर्स के। अब वो शेयर सिर्फ वो इंटरनल रीशफल कर रहे हैं, तो ए कंपनी वालों ने क्या किया, आपको बी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। अब वहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, आपके जो प्रीवियस शेयर्स हैं उनका स्टेटस चेंज हो रहा है, ए के बदले वो बी को जा रहे हैं, बी कंपनी के होने जा रहे हैं। तो अब कल अगर आप उन शेयर्स को कल को बेच देते हो, तो वहाँ से आपको कुछ कैपिटल गेन होगा। वो उस कैपिटल मतलब उस जो आपको वैल्यू रिसीव होगी, जो आपको शेयर्स के बेचने पर जो अमाउंट रिसीव होगा, उसमें से आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे कि भाई इतना तो मैंने खर्चा किया था। अब यहाँ पे आपको कंपनी बी के शेयर्स तो फ्री में मिल रहे हैं, तो लॉ ये नहीं बोलता है कि भाई आपको तो ये फ्री में मिले हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई नहीं है, आपको पूरी अमाउंट पर टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। जो आपने पहले ए कंपनी को के शेयर्स को खरीदने के लिए पैसा दिया था ना, वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और उसी को हम माइनस करेंगे। भले ही बी कंपनी के नाम के शेयर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, बेसिकली वो फ्री तो नहीं है ना, आपने पहले तो पैसे दिए थे। तो वही चीज़ है सिंपली यहाँ पे कि जो भी आप जो शेयर्स बेच रहे हो ना, इन फ्यूचर आप बेच रहे हो मान लो, तो वहाँ से जो पैसे रिसीव हो रहे हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होगी, जो आपने ए कंपनी को पैसे दिए थे। यही ये स्पेशल रूल बोलता है सेक्शन 49 का। इसी तरीके से है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी के लिए, सेक्शन 49 सब सेक्शन 2AA। जब एम्प्लॉयज़ को शेयर मिलते हैं तो उन पर पहले सैलरी हेड में टैक्स लगता है और एज अ प्रिक्विजिट। तो रूल क्या है कि अगर तो फेयर मार्केट वैल्यू पर आपने सैलरी हेड में टैक्स भरा था, वही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी जब आप उन शेयर्स को मार्केट में बेचते हो, ठीक है। अब ये ना डबल टैक्सेशन से बचाता है कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स दे दिया है तो बेचते वक्त सिर्फ वही फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर वाला प्रॉफिट ही टैक्सेबल होगा, डबल टैक्स नहीं लगेगा, जो चीज़ मतलब यहाँ थी पहले। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 2A। अगर आपने बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट किया है तो शेयर की कॉस्ट वही होगी जो ओरिजिनली बॉन्ड्स की थी, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने भाई बॉन्ड्स खरीद लिए, कल को आप उनको शेयर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, फिर आप इन शेयर्स को बेच रहे हो, तो वहाँ से आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं होगी। जो आपने पैसा बॉन्ड्स को खरीदने के लिए लगाया था ना, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी और वहीं फिर वहाँ पे माइनस करके फिर ग्रॉस निकाला जाएगा कि कितना आपको ग्रॉस कैपिटल गेन हो रहा है, फिर उस पर टैक्स लगेगा। ऑलराइट, ये है हमारा कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर का कंसेप्ट जो हमें सेक्शन 49 में दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास इंडेक्सेशन। यहाँ हम सीखेंगे कि इंडेक्सेशन की एक्चुअल मैथ कैसे काम करती है और अगर हमें सेल प्राइस पता ना चले तो लॉ क्या कहता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इंडेक्स्ड कोर। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे पास सेक्शन 55 सब सेक्शन 1B में। अभी तक तो हमने देखा कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि खरीदने की दाम की बात की। अब हम बात करेंगे वो खर्चे जो आपने एसेट को बेहतर बनाने के लिए किए थे, उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए किए थे, तो उन खर्चों को भी अब माइनस किया जाएगा। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब है कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा जो आपने एसेट में एडिशन या अल्टरेशन करने के लिए किया हो। एग्जाम्पल के लिए आपने एक फ्लोर और बना लिया, मतलब आपके पास कोई घर था और आपने उसमें कोई और फ्लोर ऐड कर दिया या फिर कोई बालकनी ऐड कर दी, ठीक है। लेकिन यहाँ भी याद रखेंगे कि नॉर्मल रिपेयर या पेंटिंग इम्प्रूवमेंट नहीं मानी जाती क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ वही खर्चा काउंट होगा जो एसेट की वैल्यू या लाइफ बढ़ाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रूल भी है, 1 अप्रैल 2001 रूल है कि अगर तो आपने
या आपके प्रीवियस ओनर ने कोई भी इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले करवाई थी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा, टेकन एज निल। तो इसका रीज़न पता है क्या है कि इसका रीज़न यही है कि 2001 हमारा बेस ईयर है, हम एसेट की 2001 वाली फेयर मार्केट वैल्यू को कोस्ट मान सकते हैं और उस फेयर मार्केट वैल्यू में पुरानी सारी इम्प्रूवमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड मानी जाती हैं, इसलिए दोबारा डिडक्शन नहीं मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 48। मतलब महंगाई या इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मान लो 1990 के 10 लाख और आज के 10 लाख बराबर तो नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, विच इज़ COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई cost inflation index of year of transfer upon cost inflation index of year of acquisition or 2001 and 2002 whichever is later। यहाँ पे CII यानी कि कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये एक नंबर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल नोटिफाई करती है और 2001 और 2002 का बेस CII हमेशा 100 होता है। ठीक है, अब अगर तो मतलब आपने एसेट 2001 से पहले लिया था तो डिनोमिनेटर में हमेशा 2001 या 2 का इंडेक्स विच इज़ 100 ही आएगा। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करके हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेते हैं। इसी तरीके से है हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो दी गई है एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 48। इसमें क्या है कि जैसे एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स होती है वैसे ही इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी इंडेक्स होती है। यहाँ पे फॉर्मूला है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र अपॉन CII ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में वो साल आएगा जिस साल इम्प्रूवमेंट करवाई गई थी। ठीक है, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और ये भी बात याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट तो हम लेते ही नहीं हैं, इसलिए इंडेक्सेशन हमेशा 2001 के बाद वाली आइटम्स पर ही लगेगा। उससे पहले वाली जो भी आइटम्स होगी, जो भी इम्प्रूवमेंट होगी एसेट में, उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, सिर्फ बाद वाले पे अप्लाई होगा। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल वैल्यूएशन रूल सेक्शन 50D। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें ये पता नहीं चलता कि एसेट बेचने पर कितना पैसा मिला। मतलब सिचुएशन, मान लीजिए कि एक एसेट के बदले आपने दूसरा एसेट लिया, बार्टर सिस्टम कह लो, है ना, और दोनों की वैल्यू क्लियर ही नहीं है। तो रूल क्या है कि अगर कंसीडरेशन असर्टेनेबल नहीं है, मतलब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन ना एज अ रेजिड्यूरी क्लॉज काम करता है कि अगर सेक्शन 48 में प्राइस नहीं मिल रहा तो भाई सेक्शन 50D पावर देता है कि मार्केट रेट पर टैक्स लगाओ, क्योंकि सरकार तो टैक्स लगाएगी ना। अगर आप ये बोलो कि ये भाई यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं निकाली जा रही तो टैक्स कैसे लगाओगे, सरकार नहीं बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, आप ना हम टैक्स खुद लगा लेंगे, आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं, हम फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगा लेंगे, और उसके लिए सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 50D। ऑलराइट, तो देखो अभी तक तो ना हमने नॉर्मल केसेस देखे, पर लाइफ ना हमेशा सीधी नहीं चलती है। कभी एसेट जल सकते हैं, कभी हम उसे बिजनेस में डाल सकते हैं, या कभी सरकार किसी एसेट को कब्जे में ले लेती है। तो इन सिचुएशंस के लिए ना स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि भाई अब इन ट्रांजैक्शन से हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे इसी को बोलते हैं स्पेशल कॉम्पिटिशन प्रोविजंस, जो हमें दिए गए हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A में, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में एंड सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में। तो इन तीनों सेक्शन में ना एक कॉमन ट्विस्ट है, यहाँ ट्रांसफ़र किसी और साल होता है पर टैक्स किसी और साल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहली सिचुएशन ले लेते हैं विच इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एंड इंश्योरेंस क्लेम
सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A। मतलब मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग, आपकी क्यों, मान लीजिए किसी पर्सन की कोई बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक या फायर या फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गई। तो सिनेरियो क्या है, जब एसिड डिस्ट्रॉय होता है तो टेक्निकली वो ख़त्म हो गया, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तो टैक्सेबिलिटी के लिहाज से यहाँ क्या होगा, कैपिटल गेन तब टैक्सेबल होगा जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा या एसेट मिलेगा। मतलब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर बिल्डिंग जो है 2024 में जली, ठीक है, पर इंश्योरेंस 2026 में मिला, तो टैक्स जो है ना उस जो भी आपको इंश्योरेंस से मनी मिल रहा है या एसेट मिल रहा है, तो उस पर टैक्स कब लगेगा, 2026 में लगेगा, ठीक है। और कंसिडरेशन क्या होगी, जो भी कैश या जो नया एसेट मिला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसको कंसिडरेशन मानेंगे, ठीक है। तो मतलब पहले ना वनिया सिल्क मिल्स ऐसा कुछ केस है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा था कि डिस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र नहीं है, इसलिए सरकार ने स्पेशली सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A इंसर्ट किया ताकि इंश्योरेंस रिसिप्ट पर भी टैक्स लगाया जा सके। ये प्रोविजन पहले नहीं था, लेकिन वनिया सिल्क मिल जो केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है उसके बाद आया है। ऑलराइट, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये दिया गया है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 में। ये ना एक बहुत पॉपुलर एडजस्टमेंट है। मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल प्लॉट है और आपने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया और उस प्लॉट को स्टॉक यानी कि माल बना लिया। तो लॉजिक क्या है, कन्वर्जन के दिन ट्रांसफ़र हो गया एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक कैश नहीं आया है, मतलब कैश तो नहीं आया, आपके पास बिल्डिंग पड़ी थी, आपने उसको उठा के जो है स्टॉक में डाल दिया, कैश तो आया ही नहीं, तो अब इसलिए टैक्स तब तक डिले हो जाएगा जब तक वो स्टॉक जो है वो एक्चुअली सेल नहीं किया जाएगा। मतलब जब आपने उसको स्टॉक में तो डाल दिया, आपके पास कोई प्लॉट है, अब आपने रियल एस्टेट का बिजनेस बनाया, आपने उस प्लॉट को उठा के रियल एस्टेट वाले बिजनेस में स्टॉक बना दिया, लेकिन अभी तक वो सेल नहीं हुआ। मान लीजिए उसकी सेल हो रही है 3 साल बाद, तो टैक्स जो है वो 3 साल बाद लगेगा। ऑलराइट, तीसरा है हमारे पास कंपल्सरी एक्विजिशन। हाँ, इसमें एक बात और याद रखेंगे कि जो भी कैपिटल गेन है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है वो बिजनेस इनकम में भी कंसीडर करी जाती है, मतलब दोनों में कंसीडर करी जाएगी। वो कैसे, उसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका 10 लाख का प्लॉट है, ठीक है। अब कन्वर्जन के दिन फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख थी, ठीक है, और फाइनली 60 लाख में आपने वो प्लॉट बेच दिया, ठीक है। तो 40 लाख का तो यहाँ पे हो रहा है आपको कैपिटल गेन, और बाकी का 10 लाख क्या है, बिजनेस इनकम। तो दोनों पे अलग अलग टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन में अलग टैक्स और बिजनेस गेन में अलग टैक्स। फिर आता है हमारे पास कंपल्सरी एक्विजिशन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। ये है कि जब गवर्नमेंट किसी लॉ के अंडर, जैसे NHAI एक्ट, मान लीजिए आपकी ज़मीन कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो यहाँ पे 2 प्रोविज़न है। पहला तो है ओरिजिनल कंपनसेशन का, ये उसी साल टैक्सेबल होती है जिस साल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है। मतलब ट्रांसफ़र तो तभी हो गया था जब गवर्नमेंट ने पोजीशन लिया, पर टैक्स तभी मांगेगी जब आपके हाथ में पैसा आएगा। दूसरा है एनहांस्ड कंपनसेशन। कभी कभी ना मतलब लोग कोर्ट चले जाते हैं कंपनसेशन बढ़वाने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा कोर्ट दिलवाएगा वो उसी साल टैक्सेबल होगा जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को निल माना जाता है क्योंकि वो ओरिजिनल कंपनसेशन में पहले ही यूज़ हो चुके होते हैं, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन सेक्शन 46। तो देखिए ये सेक्शन हमें सिखाता है कि जब एक कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाती है, तो उसके एसेट्स को, उसके एसेट का बंटवारा कैसे होता है और इनकम टैक्स उस पर कैसे नज़र रखता है। इसमें हमें ना 2 अलग अलग नज़रिए यानी कि पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो पहला तो हम यही देख लेते हैं कि लिक्विडेशन का मतलब वही है कि भाई कंपनी की डेथ, जब कंपनी बंद होती है तो बचे हुए एसेट को शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। तो यहाँ लॉ हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हम देख लेते हैं कंपनी पर्सपेक्टिव,
विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। मतलब सरकार ने कंपनी को ना यहाँ रिलीफ दिया है। तो रूल क्या है कि अगर कंपनी अपने एसेट्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ऑन इट्स लिक्विडेशन तो उसे सेक्शन 45 के लिए ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी को इस डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास केस भी है, CIT वर्सेस मदुरई मेल्स को लिमिटेड 1973 का केस है। इसमें ना कोर्ट ने क्लियर किया कि जब एक लिक्विडेटर एसेट बांटता है तो वो ना तो सेल है, ना एक्सचेंज है और ना ही रिलिंक्विशमेंट है, इसलिए कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है टैक्स पे करने के लिए। फिर आता है शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव जो दिया गया है सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 में। मतलब यहाँ आता है भाई असली टैक्स का खेल, यहाँ शुरू होता है। कंपनी भले ही बच जाए पर शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए रूल क्या है, जब शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन पर पैसा या एसेट मिलता है तो उसे कैपिटल गेन हेड में टैक्स किया जाता है। अब है हाउ टू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे क्या है, जो भी मनी रिसीव्ड यानी कि जो भी कैश रिसीव हो रहा है प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट मिले जैसे लैंड या बिल्डिंग उनकी मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज C। इसमें से ना डीम्ड डिविडेंड वाला पार्ट भी माइनस होता है। ठीक है, अब ये सब क्या है कि भाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज C कहते हैं कि लिक्विडेशन के वक्त कंपनी के पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि जमा किया हुआ मुनाफा होता है उन्हें पहले डिविडेंड माना जाता है। चूंकि उस प्रोपोर्शन पर शेयर होल्डर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स दे देते हैं, इसलिए डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हम उन्हें यहाँ कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इस माइनस का यही पर्पस है कि ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स हो जाएंगे किस में, अदर सोर्सेज में। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम एक केस देख लेते हैं, CIT वर्सेस VG नरसिम्हन 1999 का केस है। ये केस लो ना रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने ना यहाँ 2 कंपोनेंट थ्योरी दी थी। पहले वो देख लेते हैं। कंपोनेंट 1 इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हिस्सा कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आ रहा है उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और कंपोनेंट 2 कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैपिटल नेचर का है और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब सिंपल वर्ड में, अगर आपको 100 रुपये मिले और कंपनी के पास प्रॉफिट इतना था कि आपका शेयर 30 बनता था, तो 30 पर तो डिविडेंड टैक्स लगेगा और बचे हुए 70 रुपीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है हमारे पास द केस ऑफ भगवती अमल वर्सेस CIT 2003। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कंपनी जब एसेट बांटती है तो टैक्स नहीं लगता, पर शेयर होल्डर्स पर टैक्स लगता है। तो इसी कंसेप्ट को इस लैंडमार्क केस ने और मजबूत किया। तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे केस के, कि एक कंपनी लिक्विडेट हुई और उसने अपने एसेट जो कि लैंड और बिल्डिंग थी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने आर्ग्यू किया कि हमें तो सिर्फ वही मिला जो पहले से हमारे पास था एज अ ऑनर ऑफ द कंपनी, इसमें नया कैपिटल गेन कहाँ से आया और हम टैक्स क्यों दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये रूलिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कुछ बहुत ही बड़ी बातें कही। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ट्रांसफर फॉर शेयर होल्डर। कोर्ट ने कहा कि भले ही सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 कंपनी को बचा लेता है, लेकिन सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 साफ कहता है कि शेयर होल्डर्स के हाथ में जो भी एसेट आया उसे कंसिडरेशन माना जाएगा। दूसरी बात, नो डबल टैक्सेशन। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि शेयर होल्डर्स को जो एसेट मिल रहे हैं वो उनके शेयर का एक्सटिंग्विशमेंट खत्म होने के बदले में मिल रहे हैं। तीसरा, मार्केट वैल्यू इज की, कि जब कंपनी बंद होती है तो एसेट की मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही शेयर होल्डर्स की सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो मतलब क्या है कि इस केस ने ये सेट कर दिया कि आप लिक्विडेशन को एक टैक्स फ्री विंडो की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर कंपनी के एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो शेयर होल्डर्स को उनकी मार्केट वैल्यू पर टैक्स देना ही होगा, माइनस द डिविडेंड पार्ट वी डिस्कस्ड अर्लियर।
तो इसी के साथ हमारा कैपिटल गेन का कंसेप्ट ख़त्म होता है। तो ये कंसेप्ट आपने 2 वीडियोस में देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इन दोनों ही पार्ट का एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अंडरस्टैंड लॉ फॉर मोर इजी लॉ लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।